तो ये अपना दूसरा पार्ट है शीत युद्ध का दौर का पार्ट का दूसरा। पहले मैं इंट्रोडक्शन और जो शब्द थे उसको समझाया, अब इसमें समझाऊंगा कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध क्या है। ठीक है, तो शीत युद्ध समझने से पहले ही चलेंगे, इसकी जो शुरुआत थी ना वो काफ़ी पहले हो गई थी। हम शीत युद्ध कहाँ से पढ़ते हैं, 1945 से पढ़ते हैं, लेकिन जो इसकी शुरुआत है ना, इसकी जो बीज पड़ गई थी वो 1917 में पड़ गई थी। यानी कि समाजवाद का जो बीज है, यानी शीत युद्ध का जो बीज है ना 1917 में पड़ गई थी, लेकिन वो पौधा कब बना, तो 1945 में जाके पौधा बना। तो उसकी कहानी क्या है, उसकी स्टोरी ये है कि एक कार्ल मार्क्स का बंदा था, एक व्यक्ति था कार्ल मार्क्स। क्या नाम था उसका बंदे का, कार्ल मार्क्स था। उसने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर समाजवाद होना चाहिए। समाजवाद इन द सेंस कि ये होना चाहिए कि जितने भी मजदूर है, गरीब है, उन लोगों को एक अच्छा जीवन मिलना चाहिए। और उन्होंने पूरी दुनिया के जो मजदूर थे ना उनसे अपील की कि दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है। तो उन्होंने कहा कि जी साहब बिल्कुल है। तो ये बात ना रसिया को समझ में आ गई, यानी उस समय की जो सोवियत संघ था उसको ये समझ में आ गई, और वहाँ पे एक क्रांति हुई। वहाँ पे एक क्रांति हुई 1917 में। 1917 में क्रांति, उसको बोला गया समाजवादी क्रांति। उसको क्या बोले, समाजवादी क्रांति, या फिर रूसी क्रांति, या फिर बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति बोला गया। ये सब कब हुआ, 1917 में हुआ। यहाँ से इसकी शुरुआत शीत युद्ध की पड़ चुकी थी। अब इसकी विचारधारा क्या थी, समाजवाद, समाजवाद थी। किसकी विचारधारा, रूसी क्रांति की, यानी सबको हर चीज़ फ्री में मिलना चाहिए, जो ह्यूमन नीड है वो फ्री में मिलना चाहिए। ऐसी विचारधारा किसकी थी, सोवियत संघ की थी। फिर आता है कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, पहला जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर के 18 तक हुआ था। इसमें कौन जीता था, मित्र राष्ट्र जीत गए थे, धुरी राष्ट्र उस समय भी हार गए थे, जिसमें जर्मनी बेचारा 2 बार पिट गया था, है ना, और वो हार गए थे। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, कब होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होता है यानी द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से लेकर के 45 तक होता है। लगभग 6 साल तक ये युद्ध चलता है। लेकिन आप कहोगे भाई एक बात बताओ, आपने पहले कहा कि यूएसए जो था वो पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म का फाउंडर था। जो यूएसएसआर है यानी सोवियत संघ है, वो किसका सपोर्टर है, समाजवाद का। तो दोस्ती कैसे बन गए, दोस्ती ऐसे बन गए कि जर्मनी जो था, जो जर्मनी था और जो जापान था, जापान ने किस पे अटैक कर दिया, यूएसए पे, ठीक है, और जर्मनी ने सोवियत संघ पे, यूएसएसआर पे अटैक कर दिया। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारा दुश्मन कैसा है, कॉमन है, तो क्यों ना हमें साथ में आना चाहिए। तो इसी कारण रसिया और अपना यूएसए साथ में आ गए, यानी सोवियत संघ और रसिया जो यूएसए है यानी अमेरिका, ये दोनों साथ में आके किनकी पिटाई कर दिए, जो धुरी राष्ट्र थे इसमें जर्मनी, जापान और इटली थे, इनकी खूब पिटाई कर दिया। देखो क्या हुआ, जापान ने एक पर्ल हार्बर नाम की जगह है पैसिफिक ओशन में, वो अमेरिका का नौसेना का अड्डा था, उस पर इसने अटैक कर दिया। तो बेचारा अमेरिका ने कहा मारा जापान को, ठीक है। जर्मनी ने क्या किया था कि रसिया पे अटैक कर दिया था। उस जमाने के टाइम में रसिया पे किसने अटैक कर दिया, जर्मनी ने। तो जर्मनी ने जब अटैक किया तो रसिया ने इसको पकड़ के धो दिया, इसीलिए दोस्त हो गए थे, ये लोग दोस्त हो गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोस्त बढ़िया से बन चुके थे। इसमें धुरी राष्ट्र हार गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धुरी राष्ट्र हार गए थे। अब क्या था, जैसे युद्ध खत्म हो रहा था, तो युद्ध जब खत्म हो रहा था तो अमेरिका सोचा था मेरा पावरफुल, मतलब पूरी दुनिया सोचे कि अमेरिका ने युद्ध जिताया है, और रसिया सोचे कि मेरे को इसका लाभ मिले, मुझे इसका फ़ायदा हो। दोनों राष्ट्र ये सोच रहे थे। तो क्या हुआ ऐसे में कि अमेरिका ने एक चुपचाप बम बना लिया, चुपचाप बम बना लिया। क्या बनाया, बम। उस बम का नाम था परमाणु बम। क्या था, परमाणु बम। और परमाणु बम के बारे में कोई नहीं जानता था उस जमाने के टाइम में। 1945 से पहले ये केवल सिद्धांत थ्योरी थी कि इस तरह से बम बन सकता है, लेकिन अमेरिका ने चुपचाप बना लिया, ये बम चुपचाप बना लिया। किसको नहीं बताया उसने, रसिया को ये बात नहीं बताई। उसने क्या किया, सीधे जाके जापान पे फोड़ दिया। जो जापान पे जब फोड़ा वो 6 अगस्त को हिरोशिमा, ठीक है, उस बम का नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। 9 अगस्त को नागासाकी और बम का नाम था फैटमैन। जैसे ही उसने परमाणु बम किस पे फोड़ा, जापान पे फोड़ा, तो रसिया ने कहा अबे भाई तुमने को तो धोखा कर दिया मेरे साथ। तुमने कहा क्या धोखा, क्या धोखा बताना। तुमने बोला यार तुमने परमाणु बम बताया, हमें बताया नहीं। कह रहा बेटा ये युद्ध है, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। तो किसको गुस्सा आ गया, रसिया को गुस्सा आ गया कि यार काफ़ी बवाल चीज़ है यार, तुमने काफ़ी मज़ेदार चीज़ बनाई कि जापान को तुमने बर्बाद कर दिया। जापान को रसिया अपने यूएसए जो भाई हैं इन्होंने मार मार के सीधा कर दिया। इतना मार मारा है कि जापान बेचारा उस दिन से कसम खा लिया, उसने अपने संविधान में ये बात लिख दी कि हम भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन आपको लगता है ना जापानी लोग काफ़ी समझदार होते हैं, युद्ध नहीं करते। 1945 से उनका हिस्ट्री पढ़ना, वो लड़ते लड़ते म्यांमार तक आ चुके थे। इतने खतरनाक जापानी लोग थे। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी सेना है ना, तो उस टाइम के हिसाब से सबसे खतरनाक कौन थे, जापानी लोग थे। 1906 के अंदर 1900 सही लिख लो, 1906 के अंदर जापान ने ना रसिया को हरा दिया था, नहीं रूस को हरा दिया था। और जब जापान ने रूस को हराया तो हमारे भारतीय के अंदर भी जज्बा जग गया
यार जब जापान छोटा सा देश होकर रसिया को हरा सकता है, हम तो इतने बड़े हैं, ब्रिटेन को मार मार के भगा सकते हैं। यहाँ से काफ़ी चीज़ें हमें प्रेरणा मिली थी 1906 वाले, जब जापान ने किसको मारा था, रसिया को मारा था। खैर वो अलग बात है, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो इन्होंने परमाणु बम बना के उस पर अटैक कर दिया। तो आपने एक मिर्जापुर वेब सीरीज उसमें देखना, कहते हैं ना गुड्डू भैया कहते हैं काफ़ी बवाल चीज़ें थी, बवाल चीज़ के पीछे कौन पड़ गया, वो अपना रसिया भाई भी पड़ गया। अब आते हैं कि जो यूएसए को सपोर्ट करते थे, तो परमाणु बम जब मारा ना तो किसी को पता नहीं था इतना बर्बाद होंगे, इतना बर्बाद होंगे, इतना पावरफुल वेपन था। जैसे कि भारत के अंदर 1526 में एक अटैक होता है, बाबर करता है। कौन करता है, बाबर। वो तोप का यूज करता है, किसका यूज करता है, तोप का जब यूज करता है ना, तो इब्राहिम लोदी की सेना को समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। जब बम गिर रहे हैं, मतलब अचानक कोई चीज हो रही है और आपको पता नहीं है उसके बारे में, ऐसा होता भी है। तो जब 1526 में उसने पहली बार तोप का प्रयोग किया, तो कोई इधर मर रहा है, कोई उधर मर रहा है, उनकी सेनाएं डर गई, उनकी आर्मी डर गई। तो जापान पे जब परमाणु बम गिरा ना, तो जापान वाले भी डर गए, भाई पता नहीं क्या चीज़ है। तो रसिया ने इसका विरोध किया कि भाई ये गलत है। तो जो यूएसए के सपोर्टर थे, यानी कभी भी युद्ध होगा तो एक तो बंदे होते हैं सपोर्टर, एक देश के सपोर्टर होते हैं, दूसरे के अपोजिशन में होते हैं कि विरोध करते हैं। जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का चल रहा है, तो कुछ लोग रसिया को सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन का विरोध करते हैं। कुछ लोग होते हैं यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, रसिया का विरोध करते हैं। तो उस जमाने में भी तो ऐसा होगा, इंसान तो ऐसी है ना, इंसान थोड़ी कहीं बदलेगा। तो जो युद्ध में जो रसिया यूएसए को सपोर्ट करते थे, यानी किसको, अमेरिका को सपोर्ट करते थे, वो कहते थे भाई युद्ध समाप्त करने के लिए परमाणु बम मारना जरूरी था। कौन बोलता था, जो यूएसए को सपोर्ट करते थे। फिर बोलते थे जनहानि, जन मतलब लोगों को नुकसान, लोग, जन का मतलब लोग होता है, जन मतलब लोग, ठीक है। जन का मतलब लोग, तो उन्होंने कहा जनहानि, यानी जो लोगों को परेशानी है उसको रोकने के लिए परमाणु बम मारना बहुत जरूरी था। किसने कहा, यानी यूएसए के सपोर्टर ने कहा। और लोगों ने कहा यूएसए को लाभ, जो यूएसएसआर है ना, उसको लाभ लेने से रोकना था, क्योंकि वो पूर्वी यूरोप में अपना जड़ें फैला रहा था, बर्लिन में अपना जगह फैला रहा था। इसीलिए अमेरिका को लगा कि लाभ ना ले ले, इसीलिए उसको रोकना था। और एक तरीके से परमाणु बम गिरा के ये दिखाना था कि रसिया को भी पिटाई हो सकती है, ठीक है। फिर तो ये लोगों ने कहा कि ये गैर जरूरी था, इसको मारने की जरूरत नहीं था, क्योंकि जापान सरेंडर करने वाला था। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, इसमें यह था कि अब जापान कुछ ही दिनों में सरेंडर कर सकता है। फिर आते हैं कि जो यूरोप था वो क्या कर रहा था। अब रसिया और अमेरिका लड़ रहे थे, तो मतलब सपोर्टर ही थे उस समय। तो यूरोप क्या कर रहा था, यूरोप बर्बाद हो चुका था। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी तो खैर युद्ध में हार गया, तो ऐसे पिट गया था। जो ब्रिटेन और फ्रांस थे, ये बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे की कार्रवाई कर सके। दोनों जो है अपना यूएसए और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, ये दोनों क्या बनना चाहते थे, पूरी दुनिया के अंदर महाशक्ति बनना चाहते थे, ग्लोबल पावर। जैसे आज चाइना पूरी दुनिया के अंदर दादा बनना चाहता है, तो उस जमाने में रसिया चाहता था और अमेरिका। तो दोनों को लेकर भिड़ गए कि कौन पावरफुल है, कौन पावरफुल है। तो इसीलिए वो क्या करते थे, महाशक्ति बनना चाहते थे। युद्ध का कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, ना तो अमेरिका लड़ना चाहता था, ना तो रसिया लेना चाहता था, क्योंकि दोनों के पास परमाणु बम हो गए थे। आगे 1960-65 के दशक में दोनों के पास परमाणु बम हो चुके थे, 1960 में हो चुके थे दोनों देशों के पास। परमाणु बम जब गिरता है ना, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। तो ना तो रसिया लड़ना चाहता था, ना तो अपना अमेरिका लड़ना चाहता था। फिर क्या करने थे, तीनों ने अपरोध का नियम लागू किया। किसका, अपरोध का है, रोक और संतुलन। हथियार तो है लेकिन चलाना नहीं है। जैसे कि देखना, दो फिल्म होता है, फिल्म के अंदर क्या होता है, इधर भी एक डॉन है, ये बेचारा डॉन है, ठीक है, इधर भी डॉन खड़ा हुआ है, ये इधर बंदूक तान देता है, ये इधर बंदूक। तो एक दूसरे को मारते नहीं, क्योंकि पता है कि अगर गोली चलाएगा तो मैं मारूंगा तो वो भी मरेगा। तो परमाणु बम होता था कि अगर तू मुझे एक बार मारेगा ना तो मैं भी तुझे मारूंगा। तो इसमें युद्ध का विजेता कौन है पता नहीं कर सकते, युद्ध का विजेता कौन है पता नहीं कर सकते। मिर्जापुर देखना, दो भाई होते हैं ना, एक दूसरे को गोली मार देते हैं, उसमें पता नहीं चलता कौन जीता, उसमें कौन जीता। तो ये अपरोध का नियम फॉलो किया, जिसमें इसको बोलते हैं रोक और संतुलन। क्या बोलते हैं, रोक और संतुलन, संतुलन बोला गया, ठीक है। इसी अपरोध का नियम है, अपरोध का नियम बहुत जरूरी था, इन दोनों ने पालन किया और पूरी जो दुनिया थी थर्ड वर्ल्ड वॉर से बच गई। ये था शीत युद्ध क्या है, ये समझ में आ गया क्या है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। चलिए देखते हैं क्यूबा मिसाइल संकट, शीत युद्ध के दौर में ही है, पार्ट 2 ही है ये अपना, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में होता है। कब होता है भाई, 1962 में। देखिए अमेरिका के जब मैप देखेंगे ना, अमेरिका के जो मैप है उसके नीचे देखेंगे जो मैक्सिकन गल्फ है, ठीक है, वहाँ पे एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश, यानी द्वीप क्या होता है भाई, सही से चल रहे, जो द्वीप होता है, द्वीप का मतलब होता है आइलैंड, इंग्लिश में क्या होता है, आइलैंड, यानी जमीन का वह टुकड़ा जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो। तो यानी क्यूबा क्या है, एक
द्वीपीय देश है, क्यूबा द्वीपीय देश है, इसकी राजधानी हवाना है। कहाँ पे है? हवाना है, ठीक है। तो 1960 के अंदर ना एक नेता उभर के आया, मोदी जैसा नेता उभर के आया वहाँ पे, उसका नाम था फिदेल कास्ट्रो। क्या नाम था? फिदेल कास्ट्रो। क्या नाम था बंदे का? फिदेल कास्ट्रो। जो फिदेल कास्ट्रो था ना, उसका जो उसकी विचारधारा है, यानी उसकी जो सोच है, वो किससे मिलती थी? सोवियत संघ से मिलती थी। तो अल्टीमेट जो क्यूबा होगा वो किसका दोस्त होगा? यूएसएसआर का होगा, यानी सोवियत संघ का दोस्त होगा। इसने क्या किया? तख्ता पलट किया। क्या किया? तख्ता पलट। यहाँ जो पहली सरकारें थी उनको हटाया और एक खुद गद्दी पे बैठने लगा। कौन? फिदेल कास्ट्रो। और इसने चीज़ों का राष्ट्रीयकरण शुरू कर दिया। तख्ता पलट से अमेरिका को कोई नुकसान नहीं था, कोई बात नहीं, दूसरा गया, तीसरा आया, कोई इशू नहीं था। लेकिन दिक्कत ये थी कि किसका सपोर्टर निकल गया? ये मतलब सोवियत संघ का दोस्त निकल गया और उसकी विचारधारा मिलती थी। और उसने क्या किया? चीज़ों का राष्ट्रीयकरण किया, यानी जितने भी फैक्ट्री वगैरह थे उनका राष्ट्रीयकरण किया। जो क्यूबा है ना, इसको चीनी का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा। यहाँ पे गन्ना बहुत होता है, यहाँ फैक्ट्री बहुत सारी है, यहाँ पर फैक्ट्री भी बहुत सारी है। और अमेरिका पैसा कहाँ लगा रखा था? अमेरिका ने पैसा कहाँ लगाया था? क्यूबा के अंदर पैसा खूब लगा रखा था इसने। जैसे ही फिदेल कास्ट्रो आया तो इसने चीज़ों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब जो जितने भी संपत्ति थे, जितने भी बड़े उद्योग थे, किसको देना शुरू कर दिया? देश के लिए, देश को समर्पित कर दिया। इससे किसको नुकसान होना था? ऑफकोर्स अमेरिका को नुकसान होना था, क्योंकि अमेरिका की विचारधारा पहली क्या थी? पूंजीवाद, जिसमें कि पूंजीवाद में मैक्सिमम प्रॉफिट करो, जितना लाभ कमा सकते हो। लेकिन समाजवाद में होता है कि जितना आप कल्याण कर सकते हो कर दो। जैसे मान लो दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ। आप दिल्ली में हैं, ठीक है, दिल्ली में मेट्रो चलती है। क्या चलती है? मेट्रो। और आप दिल्ली के अंदर ही हैं और यहाँ पे ट्रेन भी चलती है। क्या चलती है? ट्रेन भी चलती है। तो हम मान लेते हैं कि ए जगह है और ये बी जगह है। यहाँ पे मेट्रो भी जाती है, M4 मेट्रो, और यहाँ पे T4 ट्रेन भी जाती है। अगर मेट्रो से आप यहीं पे ट्रेवल करते हैं तो ए से लेके बी तक जाने के आपका मान लेते हैं 50 रुपये लगता है। कितने लगता है? 50 रुपये लगता है। लेकिन आप ट्रेन से जाते हैं तो 10 रुपये लगता है। कितने रुपये लगता है? 10 रुपये लगता है। तो क्या मतलब समझ में आया? जो मेट्रो है वो आपका पूंजीवाद है। क्या है? पूंजीवाद है, यानी वो अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहती है, ठीक है। लेकिन जो ट्रेन है वो समाजवाद है। क्या है? समाजवाद, यानी लोगों का कल्याण पे ज़्यादा फोकस करती है, कल्याण पे फोकस ज़्यादा करती है, इसीलिए वो 10 रुपये लेती है। देखना, इसीलिए भारत सरकार जो है अब जो ट्रेन चलाती है, कई जगह तो ऐसे ट्रेन है जहाँ पे ट्रेन तो चलती है लेकिन इसमें डीजल का ही पैसा नहीं निकल पाता। क्यों? कि भारत एक समाजवादी देश है, और समाजवादी देश था और है और रहेगा भी। लेकिन मजबूरी क्या है कि जब से मोदी जी आए हैं उनका जो झुकाव है अमेरिका की तरफ है। जैसे ही मोदी जी का झुकाव अमेरिका की तरफ है तो उनका विचारधारा भी किससे मिलता जुलता है? अमेरिका से, यानी पूंजीवाद से मिलता जुलता है। इसीलिए मोदी जी हर चीज से पैसा वसूलना चाहते हैं। समझ में आ रहा है बात? कि कुछ नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो समाजवाद का समर्थक था। कौन? फिदेल कास्ट्रो। इसने तख्ता पलट किया, चीजों का राष्ट्रीयकरण शुरू कर दिया। अब यूएसएसआर को क्या मतलब यूएसएसआर के सपोर्ट में कैसे गया ये? तो जो सोवियत संघ था उसको आर्थिक मदद देता था, यानी पैसा वगैरह खूब देता था, भर भर के पैसा देता था। किसको? क्यूबा को। क्यों? क्योंकि दुश्मन के दोस्त, जो दुश्मन है अमेरिका, उसके पड़ोसी में इसका एक अच्छा दोस्त मिल गया, हमेशा काम आएगा। फिर इसके विचार मिलते थे, समाजवाद, दोनों के विचार थे, भाई भाई, है ना, ऐसे वाला। फिर आता है सैनिक सहायता, आर्मी की मदद चाहिए तो कौन देता था? वो सोवियत संघ देता था। इसीलिए क्यूबा इसका बढ़िया दोस्त था। लेकिन यूएसएसआर जो था हमेशा ना फायदा देखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में ना तो दोस्त हमेशा के लिए होते हैं, ना तो दुश्मन हमेशा के लिए होते हैं। तो जो यूएसएसआर है उसको क्या फायदा होने वाला था? कुछ तो चाहिए ना बदले में। हमें क्या फायदा मिलेगा? हमें क्या मिलेगा लाला? तो उनको क्या मिलेगा? तो क्यूबा में को सैनिक अड्डा बना सकते थे, सैनिक अड्डा बना सकते थे जहाँ से अमेरिका सीधे वॉर कर सकता था। फिर निकिता क्रुश्चेव वहाँ के राष्ट्रपति थे, वहाँ के जो नेता थे उनका नाम था निकिता क्रुश्चेव। 1900 जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान को, मतलब अफगानिस्तान है, मान लेते हैं ये अफगानिस्तान है, AFG अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है, ठीक है। अफगानिस्तान को अमेरिका को मारना था, यानी तालिबान को खत्म करना था, वो किसका मदद लिया? पाकिस्तान का मदद लिया। क्यों? उसको एक अच्छा दोस्त चाहिए, तभी तो अपने दुश्मन को मारोगे। अब अमेरिका के जहाज वहां से थोड़ी ना उड़ के आएंगे अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए, वो तो पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा, उनका जो मतलब ईंधन लगता है वो तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो बेचारे पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान में बढ़िया से पेट्रोल लेते हैं, फिर जाके मारते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक ड्रोन अटैक होता है अफगानिस्तान पे, वो सारे ड्रोन कहाँ से उड़े थे, टेकअप कहाँ से किए थे? अब पाकिस्तान से किए थे। इंडिया तो अपना जगह देगा नहीं उसको यूज करने के लिए, तो उसने सोचा यूएसएसआर ने कि क्यों ना क्यूबा को हम क्या बनाए, एक सैनिक अड्डा बनाए। वहां के नेता कौन था? निकिता क्रुश्चेव था। ये बात यूएसए को पता लग गई, ये बात यूएसए को पता लग गई। कितने हफ्ते बाद? 3 हफ्ते बाद, यानी 21 दिन बाद ये बात पता लगी। उनके तो होश उड़ गए, यानी जो कहते हैं ना पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाना, किसका हो गया?
ये अमेरिका भाई साहब का मतलब हालत ख़राब हो गई यार, हमारे पड़ोसी की नाक के नीचे आके बैठ गए। जैसे कि हमारा देखो भारत प्यारा देश है, ये क्या है, ये हमारा भारत है, ये भारत का निचले हिस्सा, ठीक है, उसके नीचे कौन है, श्रीलंका है। हमें पता चलता है कि जो चाइना है ना, यहाँ से हम्बन टोटा पोर्ट इसका ले लिया है, इसका हम्बन टोटा पोर्ट ले लिया। अब चाइना हमारे नीचे बैठा हुआ है और हमें तो हमारा हालत खराब होगी ना, अगर लड़ाई होगा तो बेचारा नीचे से भी हमें मारेगा, ऊपर से भी मारेगा, तो हमें हालत खराब होती है। तो ऐसे ही अमेरिका की हालत उस समय खराब हो गई कि मान लो ये अमेरिका है और अमेरिका के बगल में क्या हो गया, ये क्यूबा है, ये क्या है, क्यूबा है, और यहाँ से बम गिरेंगे, मिसाइल गिरेंगे, तो अमेरिका तो बर्बाद था, अमेरिका के न्यूयॉर्क वगैरह सब बर्बाद हो जाते हैं। तो अमेरिका की हालत खराब थी। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, उनके पसीने पसीने आ गए। फिर उन्होंने बोला कि भाई जाकर देखो जो जंगी जहाज है जो रसिया से आ रहे हैं, यानी सोवियत संघ से आ रहे हैं, उनको रोको। और दोनों नेताओं ने मिलके बात करी, मिलके बात नहीं करी, मतलब बात चली और ये जंग टल गया, जंग टल गया। इसी को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं। क्यों कहते हैं कि दोनों जो महाशक्तियां थी आमने सामने हो गई थी, लगा कि अब लड़ाई हो के रहेगी, यानी जो अपना यूएसए था वर्सेस यूएसएसआर था, लगा कि पूरी दुनिया को लगा कि अब भाई अब लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों महाशक्तियां बिल्कुल आपस में हो गई। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो मान लीजिए ए और बी की लड़ाई होगी ना, तो पूरी दुनिया कहते हैं हो गई है ना, तो ऐसे वाली बातचीत हो गई थी। तो इसी को बोला गया शीत युद्ध का चरम बिंदु, ठीक है। अब आते हैं द्विध्रुवीय विश्व का आरंभ। मैंने पहले ही बताया था कि मान लीजिए हमारी सुंदर सी, क्या पहले हम इसको मिटाते हैं, इसको ध्यान से सुनना, जितना सुनोगे उतना पेपर में लिख पाओगे। अब मुझे लगता है कि ठीक ठाक समझ में आ रहा होगा जहाँ तक मैं समझा पा रहा हूँ। ये अपने विश्व, एक ये ध्रुव और ये ध्रुव, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो ऐसे ही, तो ये दो ध्रुव हैं पूरे भारत दुनिया के अंदर, दो ध्रुव है ना। थर्ड पोलर भी है, अगर ज्योग्राफी ध्यान से पढ़ते हो ना, थर्ड पोलर जो है अपना हिमालय को बोलते हैं, वो अपना ज्योग्राफी का विषय नहीं, कभी पढ़ेंगे ना जब ज्योग्राफी, उसमें समझाऊंगा। तो ये था, तो एक तरफ दुनिया हो गई थी अमेरिका की, यानी एक पूरी दुनिया, आधी दुनिया अमेरिका की, आधी दुनिया यूएसए की, है ना, कुछ दुनिया बच भी गई थी, ठीक है। तो इनकी लड़ाई हो गई, इनकी लड़ाई हो गई। अब इन्होंने कहा कि छोटे देशों को अपना हिस्सा बनाओ, अपने हिस्सा बनाओ। और जो छोटे देश थे ना, इनके बड़े बड़े ग्रुप में शामिल हो रहे थे। अब जो छोटे देश थे ये महाशक्तियों के पीछे क्यों जा रहे थे, इनको कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ना, तो ये लोग सुरक्षा के लिए जा रहे थे। छोटे देश थे महाशक्तियों के पास क्यों जा रहे थे, सुरक्षा मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये अमेरिका है, ठीक है, और अमेरिका के पास क्यूबा है, क्या है, छोटा सा देश, क्या है, क्यूबा है। इधर रसिया बैठा हुआ है। अब इनकी दोस्ती हो गई, मान लेते हैं इनकी दोस्ती हो गई, तो क्या होगा, इसकी सहयोग किसको मिलेगा, रसिया को मिलता रहेगा, और रसिया सहयोग किसका करेगा, क्यूबा को। तो एक सिक्योरिटी मिलेगा, नहीं सुरक्षा मिलेगा। इसीलिए तो अपने क्लास में बोलते हैं ना, मेरा भाई 12वीं क्लास में पढ़ता है। क्यों, आप ऐसा माहौल, आप छोटे हो, आप माहौल सेट करते हो कि हमें कोई मारे ना, इसीलिए आप किसी बड़े लोगों के साथ में अड्डा करते हो, मेरा दोस्त फलाना है, मेरे जिम में जाता है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। फिर जो छोटे देश थे इनको सैनिक और आर्थिक सहायता मिलती थी, इनको खूब भर भर के पैसे भी मिलते थे। आप अमेरिका के या फिर रसिया के साथ रहोगे, खूब भर भर के पैसे मिलते थे। जैसे कि यूएसएसआर को पैसे खूब कौन देता था, यूएसएसआर किसको पैसा देता था, क्यूबा को देता था, क्योंकि इसका दोस्त था। जब 1965 पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान को पैसे कौन देता था, अमेरिका देता था, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान किसका मतलब दोस्त था, वो यूएसए का दोस्त था, तो अमेरिका उसको खूब पैसा देता था। अब बड़े देशों को क्या लाभ था, फायदा क्या था, बड़े देशों को भी तो फायदा होना चाहिए। तो इनको संसाधन मिलते थे, संसाधन मतलब पेट्रोलियम मिल गए, खनिज मिल गए, है ना, इससे खूब भू क्षेत्र मिल गए, ये सब काम चलाते थे। भू क्षेत्र मतलब जमीन का हिस्सा मिल जाता था, है ना, जहाँ से ये जासूसी कर सकते थे, सैनिक ठिकाना बना सकते थे। जैसे कि यूएसएसआर को क्यूबा में क्या मिल गया था, भू क्षेत्र मिल गया था, सैनिक अड्डा बना दिया था कि अमेरिका को यहीं से मार के सीधा कर देगा, ठीक है। अगर रसिया को मारना था तो पाकिस्तान को भी एक, सॉरी, अमेरिका को एक जगह मिल गया था, पाकिस्तान, पाकिस्तान से किसको मार सकता था, रसिया को पूरा बर्बाद कर सकता था, क्योंकि पाकिस्तान किसका दोस्त था शीत युद्ध के टाइम में, वो यूएसए का दोस्त था। फिर सैनिक अड्डा, फिर आर्थिक मदद, छोटे छोटे लोग मिलकर बड़े बड़े सैनिक काम कर सकते हैं, बड़े बड़े सहायता कर सकते हैं। जैसे मान लो पाकिस्तान ने 10,000 दे दिया, दूसरे देश ने 10-10 दे दिए, तो अमेरिका के पास 1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो हेल्प, छोटे छोटे हेल्प से इनका काम चल सकता था, ठीक है। फिर इसमें थोड़ा सा और है नाटो और वर्षा, वो भी समझाऊंगा अभी थोड़ा मिटा के। ठीक है, अब देखेंगे नाटो, क्या देखेंगे, नाटो इसका मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेब्लिश हुआ 1949 में। कब हुआ, 1949 में। इसका मकसद था कि जो भी अमेरिका का सपोर्ट करता है वो नाटो ग्रुप में आ जाए। तो किस में आ जाए, नाटो ग्रुप में आ जाए। इसमें शुरू शुरू में 12 देश थे। कितने देश थे, 12 थे। अभी कितने, 28 हैं। अभी जो है आज 28 देश हैं। अभी देखेंगे हम, रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। जो यूक्रेन कभी किसका हिस्सा हुआ होता था, सोवियत संघ का हिस्सा था। अब जो जो अपना यूक्रेन है ना, वो बोलता था कि मैं नाटो का मेंबर बनूंगा। नाटो का मेंबर कौन है,
जो नाटो है वो उसका हेड कौन है, उसका पिताजी कौन है, वो यूएसए है, अमेरिका है। अब एक बात बताओ, रसिया कभी चाहेगा कि मेरा दुश्मन मेरे घर के पास रहे, कभी नहीं चाहेगा। इसीलिए उसने क्या किया, यूक्रेन की पिटाई कर दी। ये नाटो होता ना, उसकी पिटाई होती। देखो एक बात बताओ, तमीज सी वाली बात है कि 1991 के अंदर 1991 के अंदर जो यूएसएसआर था ना, ये खत्म हो चुका है। ये क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और नाटो अभी तक है, तो नाटो को भी अल्टीमेट खत्म होना चाहिए था ना, अगर पूरी दुनिया के अंदर आप व्यवस्था बनाना चाहते हो। तो इन्होंने कहते हैं नहीं, युद्ध तो खत्म हो गया, शीत युद्ध खत्म हो गया, लेकिन नाटो रहेगा। अब नाटो में कौन जाना चाहता था, तो हमारा यूक्रेन जाना चाहता था। कौन जाना चाहता था, यूक्रेन। यूक्रेन की पिटाई किसने कर दी, रूस ने कर दी कि बेटा उसके में गए तो बहुत मार मारेंगे हम तुम्हें। ठीक है, एक बार इस पे था कि अगर अगर नाटो में चले जाते हैं तो उसका ये मतलब था, अगर एक पे हमला होता है, अगर एक पे हमला होता है तो ये 28 पे हमला माना जाएगा। कितने पे हमला माना जाएगा, 28 पे। और 28 देश मिलकर आपकी फिर क्या करेंगे, आपको पता है नहीं, ठुकाई करेंगे ये बढ़िया से, है ना। इनको बोला गया पश्चिमी गठबंधन। क्या बोला गया, पश्चिमी गठबंधन। देखिए ये मान लेते हैं यूरोप है, ये क्या है, यूरोप है। यूरोप के इधर ये वेस्ट है, ठीक है, और ये ईस्ट है। जो नाटो के जितने भी अधिकतर अधिकतर जो सदस्य थे यूरोप के पश्चिमी देश थे, इसीलिए इसको पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। क्या बोलते हैं, गठबंधन कहते हैं। अब आते हैं इसके जवाब में, हमें कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ना भाई। जो यूएसएसआर है, सोवियत संघ है, वो खाली थोड़ी बैठेगा चूड़ी बैठ के पहन के, नहीं बैठेगा। तो उसने वार्ता संधि किया, उसने वार्ता संधि किया। वो कब हुआ, 1955 हुआ। कितने साल बाद, इसके लगभग 6 साल बाद। फिर इसका मोटो बहुत अच्छा था कि नाटो का जो विस्तार है ना, रोकना है, इसका विस्तार नहीं फैलना चाहिए। इसको बोला गया पूर्वी गठबंधन। पूर्वी गठबंधन क्यों, कि जो अधिकतर जो यूरोप के जो देश थे वो किसके समर्थन में थे, वो यूएसएसआर के समर्थन में थे। इसीलिए बेचारा यूक्रेन जाना चाहता था, उसकी पिटाई हो गई। इसीलिए कहते हैं किसी के बात में मत आओ, है ना, अपना सोच समझ के काम करो। ठीक है, तो इसलिए समझ में आ गया। अगला पार्ट में हम देखेंगे आगे की कहानी क्या होती है। शीत युद्ध का दायरा, भारत का संबंध। ठीक है, उसके बाद ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।